कहानी की शुरुआत एक हाईवे पर होती है, जहां एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और गाड़ियां लगातार हॉर्न बजा रही हैं। एक ड्राइवर सोचता है कि यह रोड अचानक कैसे ब्लॉक हो गया। वो अपने साइड मिरर में देखता है और उसे एक लड़का दिखाई देता है जो सीधे हाईवे के बीच से चलते आ रहा है। उसकी मौजूदगी इतनी अलग लगती है कि ड्राइवर का मन करता है कि गाड़ी से उतरकर पूछे कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का एक ट्रक पर कूदकर चढ़ जाता है। तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है और ड्राइवर के साथ साथ बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। ऊपर की तरफ देखने पर सबको दिखाई देता है कि एक बड़ा गेट खुल रहा है। वह लड़का चिल्लाता है और सबको जल्दी से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक मॉन्स्टर्स बाहर निकलने वाले हैं। ये सुनते ही लोग डर के मारे अपनी गाड़ियों को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। वो लड़का अपनी तलवार को रेडी करता है और उसमें एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकलने लगते हैं, वो लड़का अपनी तलवार को एक ही झटके में घुमाकर मॉन्स्टर्स को मार डालता है। कुछ देर बाद रेडर्स की एक रीइंफोर्समेंट टीम वहां पहुंचती है। उनमें से एक रेडर को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि गेट अभी भी खुला हुआ है। इसका मतलब मॉन्स्टर्स अभी भी बाहर आ रहे होंगे, लेकिन वहां कोई भी मॉन्स्टर की लाश नहीं दिखाई देती। तभी वहां एक एडवांस्ड मॉन्स्टर यानी एक क्वाडर ड्रेक को गेट से निकलते हुए देखता है, जो एक बहुत ही डेंजरस और हाई लेवल क्रीचर है। सभी लोग उस मॉन्स्टर का दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं रेडर्स के लिए था जो गोल्ड मार्क लेवल या उससे ऊपर के होते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, तभी वह लड़का जो वहां खड़ा था क्वाडर ड्रेक के पीछे पहुंच जाता है और एक स्विफ्ट मूव में उसे दो टुकड़ों में काट देता है। उसकी मैसिव बॉडी गिरते ही एक शॉकवेव पैदा होती है और सभी रेडर्स उस लड़के को हैरानी से देख रहे होते हैं। उनमें से एक रेडर उसके जैकेट पर गोल्डन ड्रैगन देखता है, जो दर्शाता है कि वो ली सिमीन है, एक बहुत ही स्ट्रांग रेडर। लेकिन ली सिमिन जो अब इतना पावरफुल हो चुका है, उसकी पहले एक अलग कहानी थी। कुछ साल पहले वो एक सिंपल और एवरेज इंसान था। ये इंसिडेंट के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां उसका पूरा पास्ट दिखाया जाता है। कहानी में दिखाया जाता है कि जब मॉन्स्टर्स दुनिया में पहली बार आए, तब से दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, रेडर्स और नॉन रेडर्स। रेडर्स वो लोग होते हैं जो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और उनको मारते हैं, और नॉन रेडर्स वो है जो नॉर्मल लोग हैं, जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं और अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। एक दिन सेमिन रेडर मैनेजमेंट ब्यूरो में अपने ऑरा लेवल्स चेक करवाने के लिए जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि वो अंदर जा सकता है। वो टेंशन में हाँ में जवाब देता है। हर एक अवेकेंड इंसान को अपने ऑरा लेवल्स रेगुलरली चेक करने पड़ते हैं और ब्यूरो से अवेकनिंग जजमेंट पास करना पड़ता है। ये जजमेंट चेक करता है कि इंसान में ऑरा है या नहीं, और उसके बाद क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है कि वो रेडर बन सकता है या नहीं। सिर्फ वही लोग जिनके ऑरा लेवल्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर होते हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। सेमिन लेबोरेटरी के अंदर जाता है और टेक्नीशियन को ग्रीट करता है। टेक्नीशियन उसको रिस्पॉन्स देती है और कहती है, क्योंकि तुमने ये प्रोसेस पहले भी किया है, तो बेसिक एक्सप्लेनेशन स्किप करते हैं। वो हाँ में जवाब देता है। टेक्नीशियन उसको बताती है कि उसका मिलिट्री में अगले साल एनलिस्टमेंट है और उसकी इवैल्यूएशंस की वजह से डिले हुआ था, पर अब और डिले नहीं कर सकते। सेमिन परेशान होता है, पर फिर भी वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और बोलता है कि उसको ये पता है। टेक्नीशियन सजेस्ट करती है कि उसको काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह और ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। सेमिन पोलाइट तरीके से मना कर देता है और बोलता है कि वो बस टेस्ट देना चाहता है और जाना चाहता है। टेक्नीशियन मान जाती है और उसको मिलिट्री एनलिस्टमेंट की डेडलाइन याद दिलाती है। फिर वो मशीन में लेट जाता है और कुछ ही मोमेंट्स बाद उसको बताया जाता है कि उसका ऑरा लेवल 103 है, जो पिछले साल से बदला नहीं है। ऑरा लेवल आमतौर पर 100 से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, पर सेमिन का ऑरा लेवल पहले अवेकनिंग के टाइम से ही सेम है। वो कितनी भी मेहनत और ट्रेनिंग कर ले, उसका ऑरा लेवल कभी बढ़ा नहीं। टेक्नीशियन उसको साइन करने के लिए एक फॉर्म देती है और वो अपनी रियलिटी के बारे में सोचता है। पहले उसने सोचा था कि वो अपना गोल ज़रूर अचीव करेगा, पर अब तक उसकी ज़िंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल रही है। टेस्ट के बाद सेमिन टेक्नीशियन को थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है। उसका रूम छोटा और काफ़ी गंदा होता है और वो सीधा अपने लैपटॉप के पास जाकर जो गेम वो खेलता है उसमें रिवॉर्ड चेक करना चाहता है। उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है
क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स कंफर्म्ड। वो सोचता है, ये क्या है? कंफ्यूज्ड होकर वो एक बटन क्लिक करता है जिसका नाम ट्रांसेंडेंट नेटवर्क है। स्क्रीन पे उसको 3 बोर्ड्स दिखाई देते हैं, टिप बोर्ड, स्पेशल मेंबर बोर्ड और जनरल मेंबर बोर्ड। क्यूरियस होकर वो जनरल मेंबर बोर्ड पर क्लिक करता है और देखने लगता है कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग पोस्ट्स डाल रहे हैं। वो हंसते हुए कुछ पोस्ट्स को देखता है और एक पोस्ट पे कमेंट करता है जो दामू ग्वांग नाम के यूज़र की होती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए वो दामू ग्वांग को एडवाइस देता है कि वो थोड़ा रियलिटी में आए और बाहर की हवा खाए। वो साइट बंद करके सोचता है कि उसका कमेंट शायद दामू ग्वांग को रियलिटी में लाने में मदद करे। उसके बाद वो न्यूज़ चेक करता है और देखता है कि एक रेडर जिसका नाम संगजुन है, उसका रैंक गोल्ड से प्लैटिनम हो गया है। ये देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि संगजुन ने इतना हाई रैंक कैसे अचीव कर लिया। न्यूज़ के कमेंट्स में वो लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देखता है जो कि संगजुन की तारीफ कर रहे हैं। ये देख के सेमिन और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो याद करता है कैसे वो और संगजुन कभी एक लेवल पे थे और वो उसको बिना किसी दया के मारता था। गुस्से में वो अपना ट्रेनिंग शेड्यूल का नोट देख के फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो नोट को मोड़कर फेंक देता है। वो अपने लैपटॉप पे एक और कमेंट लिखता है और अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन को निकालता है। पर तभी एक और नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गई है। सेमिन बोलता है, ये साइट फिर से सामने क्यों आ रही है? फिर वो साइट को एक्सप्लोर करता है और देखता है कि एक नया मेंबर बोर्ड पर है जिसका नाम वॉन्डरिंग बेगर किम बोंगहक है। वो बोंगहक को बोलता है, भाई क्यों ना तुम अपना बैंक इन्फो दो, मैं तुम्हें डोनेशन दे दूंगा। बाय द वे, मैं एक रेडर हूं, बोंगहक बोलता है। तुम बदतमीज लड़के, रेडर? वो तो शायद तुम्हारी डायमेंशन में होते हैं और तुम मुझे ब्रदर कहने के लिए अभी छोटे हो। सेमिन बोलता है, तुम कितने बड़े हो? वो जवाब देता है, मैंने 1400 साल के बाद काउंट करना बंद कर दिया और एज मेरे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि मैं एक ट्रांसेंडेंट हूं। ये सुनकर सेमिन हंस के बोंगहाक के डेडिकेशन पे और इंटरेस्ट लेकर और पोस्ट्स को स्क्रॉल करता है। सेमिन जनरल मेंबर बोर्ड पे स्क्रॉलिंग करता है और उसको एक और कमेंट दिखाई देता है जो ग्रैंड विज़र्ड लियाना ने डाला है। उस कमेंट में लियाना लिखती है कि वो सेमिन से मिलना चाहती है और इसके लिए उसने पॉइंट्स इकट्ठा करने का प्लान बनाया है। मजाक में सेमिन रिप्लाई करता है कि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उस वक्त उसको नहीं पता होता कि उसके पीछे एक स्ट्रेंज फोर्स बन रही है। तभी सेमिन को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, अगर सच में मिल जाए तो क्या करोगे? डर के वो पीछे देखता है और देखता है कि एक लेडी पोर्टल के अंदर से उड़ते हुए उसको देख रही है। वो कहती है, मैं ये देखने आई हूं कि तुम कैसे बंधे हो। तुम कौन हो? सेमिन ये सब देख के शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। लियाना फिर उसे रूट से टाइटली लपेट लेती है। डर से सेमिन हिल भी नहीं पाता। लियाना को यह समझ नहीं आता कि वो इतना वीक क्यों है। वो उसे मोटा कह के चिढ़ाती और उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। सेमिन उसको प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ बता देगा, बस उसको छोड़ दे। जब वो उसको छोड़ती है तो वो जोर से अपने कमरे की जमीन पे गिरता है। वो लड़खड़ाते हुए उस लेडी से पूछता है कि वो कौन है। लियाना अपना इंट्रोडक्शन देती है और सेमिन को याद दिलाती है कि वो पहले कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो सच में रेडर है। सेमिन थोड़ा परेशान होकर बताता है कि वो अभी रेडर बनने की राह पर चल रहा है। लियाना उससे पूछती है कि क्या सच में वो रेडर बनने लायक है या नहीं। सेमिन उसको अपनी दुनिया के बारे में बताता है कि लोग ऑरा का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उन्हें रेडर्स कहते हैं, लेकिन सबके पास ये ऑरा नहीं होता। मेरे पास थोड़ा सा ऑरा है क्योंकि मैं एक अवेकनर हूं, पर मेरा लेवल कभी भी हाई नहीं हुआ। ये सुनकर लियाना बोलती है, सच में? तो अपना ऑरा दिखाओ। काफ़ी कोशिश करने के बाद सेमिन अपने हाथों में थोड़ा ऑरा जमा करता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। लियाना पूछती है कि क्या यही है तुम्हारा पूरा ऑरा? सेमिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ यही है। लियाना हंसते हुए उसे अपना ऑरा दिखाती है। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि रूम में काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं और सेमिन को फाइनली समझ आता है कि लियाना एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है। वो डरते हुए उसकी गलतियों की माफ़ी मांगता है। तभी किसी ने सेमिन के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और सेमिन को पूछा
तुम अंदर क्या कर रहे हो, इतना शोर क्यों आ रहा है? वो जल्दी से जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लियाना अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर लेती है। वो बोलती है कि उसने अपने सारे सेव पॉइंट्स को सेमिन के ऊपर खर्च कर दिए हैं और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि एक इतना वीक इंसान ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पे कैसे आया। सेमिन डरते हुए बताता है कि उसको भी नहीं पता, बस उसने अपना लैपटॉप ऑन किया था। लियाना को लैपटॉप क्या होता है ये नहीं पता होता, तो वो उसके डेस्क पे रखे डिवाइस को देखती है और बोलती है कि उसके पास और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है क्या। सेमिन उससे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं है और वो भी बाकी लोगों की तरह स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। लियाना उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि उसने कभी कोशिश की है क्या। सेमीन थोड़ा झिझकते हुए अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक अनाथ था जो अडॉप्ट कर लिया गया और स्कूल में उसके अवेकन होने के बाद उसे बहुत बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। लियाना उसकी बोरिंग कहानी सुनने के बाद और बोर हो जाती है, पर फिर बोलती है कि वो ये मान सकती है कि तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ये शब्द सुन के सेमिन को थोड़ा कंफर्ट फील होता है। इसके बाद लियाना जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त लियाना उसको धमकी देती है, अगर तुमने दोबारा कुछ अजीब कमेंट किया तो वो वापस आके उसको मार देगी और उसको एक अपॉलॉजी पोस्ट करने को बोलती है। सेमिन उसे ठीक है कहता है और लियाना एक लास्ट बात कहती है कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन फिर भी कुछ करके दिखाना ज़रूरी है। तू इंसान है और इंसान होने के नाते तुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। ये सुनकर सेमिन पूछता है कि क्या वो कभी दोबारा मिलेंगे। लियाना मुस्कुरा के बोलती है कि अगर वो सच में मिलना चाहता है तो उसको अपने आप को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। और फिर वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है और गेट बंद हो जाता है। सेमिन एक गिरी हुई पंखुड़ी को उठाकर उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या वो भी कभी ट्रांसेंडेंट बन सकता है। थोड़ा अच्छा महसूस करने के बाद वो अपने लैपटॉप पे वापस ट्रांसेंडेंट नेटवर्क खोलता है और वहां एक अपॉलॉजी पोस्ट करता है। अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस करते हुए वो लिखता है, मैं ली सेमिन हूं, एक अनएम्प्लॉयड। आज के बाद मैं अपने गहरे विचार और आइडियाज़ यहाँ शेयर करूंगा। उसके बाद से ट्रांसेंडेंट नेटवर्क देखना उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। एक दिन वो नोटिस करता है कि एक यूज़र ऑनलाइन है जिसका नाम कायन ह्युंग निम है। वो उसे ग्रीट करता है और मेंशन करता है कि काफ़ी वक्त हो गया जब तुमने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो पोस्ट की थी। कायन एक नोबल फैमिली के गुलाम का बेटा था और अपने मास्टर से अपनी माँ की मौत का बदला लेकर फेमस मर्सनरी बन गया था। उसने पूरे कॉन्टिनेंट के सभी नोबल ब्लड लाइन्स को ख़त्म कर दिया और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहलाया। सेमिन कायन की फैमिली की फ़ोटो देखता है जो उसने अपने रीसेंट ट्रिप पर ली थी और देखता है कि उसका बेटा अपने पेरेंट्स पे गया है। तभी एक और ट्रांसेंडेंट बीइंग सोर्ड डीमन पेर्जेन, जो कॉन्टिनेंट का टॉप सोर्ड मास्टर है, सेमिन को ग्रीट करता है। सेमिन उसके ग्रीटिंग का जवाब देता है और पर्जेन मजाक में कहता है कि वो इतना जल्दी कैसे रिप्लाई करता है। पर्जेन कहता है कि उसने एक लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप की हैं। वो सेमिन से एडवाइस मांगता है कि उसका दिल जीतने के लिए क्या करे। सेमिन उसे एडवाइस देता है कि पहले एक इमोशनल और हार्टफेल्ट मैसेज से लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। उसे कहना, तुमने अपने विंग्स कहाँ छुपाए हैं। इसका मतलब ये है कि तुमने सोचा कि वो लड़की एक एंजल है। पर्जन इम्प्रेस हो जाता है। सेमिन उसे और भी टिप्स देता है, जैसे अगर लड़की स्माइल करे तो उससे कहना, तुम्हारी स्माइल देखकर मेरा दिल खुशी से एक्सप्लोड हो जाएगा। पर्जन उसे शुक्रिया कहता है और प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी एडवाइस से उसका काम बन गया तो वो पॉइंट्स इकट्ठा करके सेमिन से मिलने आएगा। ये सुनकर सेमिन खुश होता है और सोचता है कि ट्रांसेंडेंट बीइंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए मैंने एक कॉमन ट्रेट नोटिस किया, वो हमेशा अपने आप से किए गए प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं। इसके उलट मेरी रियलिटी पूरी तरह लेजीनेस और चीज़ों को टालने से भरी हुई है। उसके बाद सीमिन ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पर अपनी जिंदगी की मुश्किलों और संघर्षों के बारे में एक हार्टफेल्ट पोस्ट लिखने बैठता है। पोस्ट लिखते हुए वो अपने विचारों को ध्यान से ऑर्गेनाइज करता है और आखिर में साफ साफ ये बताता है कि उसका असली मकसद क्या है। पोस्ट डालने के बाद वो थोड़ा अल्कोहल पीकर थकान मिटाने की कोशिश करता है और गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन का साउंड होता है जो उसे जगा देता है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए वो समझता है कि शायद उसने कुछ अजीब पोस्ट कर दिया है।
पर जब वो साइट खोलता है तो वो सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि ट्रांसेंडेंट मेंबर्स ने उसे सपोर्ट और हौसला दिया। लॉर्ड कमांडर गेहिर्थ उसे बताता है कि वो अपनी राह पे आगे बढ़े और गिव अप ना करे। ड्रैगन लॉर्ड ली मुनकाजर उसे याद दिलाता है कि जिंदगी छोटी होती है और वो भी सिमिलर चैलेंजेस से गुजरा है। पर्जेन उसे बताता है कि वो पॉइंट्स इकट्ठा करके सीमिन से मिलने आएगा। शैडो किल डमूगवांग एडवाइस देता है कि रियल स्ट्रेंथ तो पहला स्टेप लेने से ही मिलती है। ये अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट सिमिन के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होता है और वो सबको थैंक यू बोलता है। तभी एक गेट उसके पीछे खुलता है और एक वॉइस उसे अनएम्प्लॉयड ली सेमोन कह के बुलाती है। सेमिन डर के हिलता नहीं और पीछे मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि ये ज़रूर कोई ट्रांसेंडेंट बीइंग होगा। कुछ सेकंड्स में वो महसूस करता है कि एक हाथ उसके पीठ पर है और एक पावरफुल एनर्जी उसके थ्रू फ्लो हो रही है। वो मिस्टीरियस फिगर उसकी जिंदगी के हर स्ट्रगल को देख रहा होता है, उसका डिप्रेशन, वीक रिजॉल्व और उसका वीक कॉन्स्टिट्यूशन जो धीरे धीरे उसके बॉडी और माइंड को ख़त्म कर रहा है। वो फिगर बताता है कि सेमिन का इलनेस सिवियर्ड वेन्स कहलाता है। सेमिन के बॉडी में एनर्जी फ्लो करने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है। फिर वो मिस्टीरियस बीइंग उसके पीठ से हाथ हटाता है और पूरी जगह चेंज हो जाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो डॉगगो च्योन्मा है, जो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहलाता है। वो कहता है, तुम कमज़ोर इंसान नहीं हो। सेमिन सोचता है कि एक ऐसी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दे। मुझे लगा था कि ग्रैंड विज़र्ड लियाना बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसकी पावर एक अलग ही लेवल पे है। फिर वो मिस्टीरियस बीइंग आगे कहता है कि पॉइंट्स इकट्ठा करो और टिप्स बोर्ड एक्सेस करो। मैंने वहां सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है। ये सुनकर सेमिन जैसे ही डोगो च्योन्मा से कुछ और पूछ पाता, वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और जमीन पे गिर जाता है। वो सोचता है कि ये सब सपना था या सच, पर अपने हाथ की चोट को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सब रियल था। इसके बाद सीमाइन फाइनली अपने रूम को क्लीन करने का डिसीजन लेता है और कुछ घंटों में उसका रूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। वो अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि अब इस रूम में सिर्फ एक ही कचरा बचा है और वो मैं हूं। फिर वो अपने आप को याद दिलाता है कि वो कमज़ोर नहीं है और अब वो लाइफ में कुछ अचीव करेगा। सेमिन अपना जैकेट पहनता है और ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। 10 मिनट दौड़ने के बाद वो भूखा हो गया। उसने फ्राइड चिकन खाना शुरू कर दिया। जब वो खाना ख़त्म कर रहा था, उसने डिसाइड किया कि वो फिर से दौड़ने जाएगा। खाने के बाद उसने दोबारा दौड़ना शुरू किया। वो थोड़ा रुका, सांस लेने लगा और उसने सोचा कि उसके गोल्स काफ़ी मुश्किल हैं और वो उन्हें अकेले पूरा नहीं कर सकता। तभी उसने एक जिम का पोस्टर देखा और सोचा, चलो इस जिम को देखते हैं। जब वो जिम में गया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी भारी डंबेल उठाकर एक्सरसाइज कर रहा था। तभी एक आदमी सीमिन के पास आया और पूछा, क्या तुम नए हो और वर्कआउट करने आए हो? वो बड़ा आदमी, उसने अपना नाम कोच किम डियोगबाय बताया। सेमिन ने भी अपना नाम बताया। फिर डियोगबे ने मजाक करते हुए कहा, यार तुमसे चिकन की स्मेल आ रही है। सेमिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डियोगबे ने पूछा, क्या तुमने अभी खाना खाया है? फिर वो थोड़ा डांटते हुए बोला, एक तरफ तू फिटनेस की शुरुआत कर रहा है और दूसरी तरफ अनहेल्थी खाना खा रहा है। सिमीन थोड़ा शर्मिंदा हो गया और माफी मांगी, लेकिन डियोगबाई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो वार्म अप करते हैं। सिमिन ने उसकी बात मान ली। डियोगबाई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कुछ नोटिस किया कि सिमीन के आर्म्स थोड़े स्ट्रांग लग रहे थे। डियोगबाई ने कहा, लगता है तुमने थोड़ी एक्सरसाइज की है ना? सेमिन ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, हाँ थोड़ा बहुत किया था। डियोगबाई ने उसे मोटिवेट करते हुए उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ मारा और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पहले से एक सॉलिड फाउंडेशन है। मैं तुम्हें जल्दी से फिट बना दूंगा। फिर सीमिन ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा, लेकिन जल्दी ही थक गया। डियोगबे ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें गिरना है तो गिर जाओ, अगर तुम्हें उठना है तो तुम उठ जाओगे। सेमिन थोड़ा ज्यादा सोच रहा था, लेकिन डियोगबे ने कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें बस अपनी लिमिट्स को पार करना है। फिर सेमिन ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और अपने गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश की। डियोगबे ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, बस अब और कुछ नहीं, चाहे तुम मर भी जाओ, बस दौड़ते रहो जब तक तुम गिर ना जाओ।
कुछ घंटे बाद सेमिन पूरी तरह थक चुका था, लेकिन कोच दियोकबाई उसके पास आया। थम्स अप देते हुए बोला, अच्छा काम किया, कल मिलते हैं। सेमिन को यह कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा और उसने भी कोच का शुक्रिया अदा किया। जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आया तो उसने ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पर लॉग इन किया। उसे याद आया कि डोगो चेओन्मा ने कहा था कि वो टिप्स बोर्ड चेक करे, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड खोला तो उसे मैसेज मिला, एक्सेस डिनाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट पॉइंट्स। सेमिन कंफ्यूज्ड हो गया और सोचा, ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। सिस्टम ने उसे एक नोटिस दिया, मेंबर क्वेस्ट, अपना वजन 100 किलोग्राम से नीचे लाएं। ये देखकर सेमिन शॉक्ड हो गया। उसने सोचा कि वो ये कैसे करेगा। अगले दिन सेमिन फिर जिम गया और ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा, ये सोचते हुए कि वो अपना वेट 100 किलोग्राम के नीचे लाएगा। कोच डियोगबे ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है उससे तुम अपने गोल्स जरूर अचीव करोगे। सेमिन ने अपनी पूरी कोशिश की और दौड़ते हुए अपनी लिमिट्स को पार किया। दियोकबे ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम में इतना पोटेंशियल है, बस अपनी लिमिट्स को पार करो। सेमिन ने पूरी मोटिवेशन के साथ दौड़ लगाई और 8.4 किलोमीटर तक दौड़ गया। कुछ दिनों बाद सेमिन अपने बाथरूम में खड़ा होकर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने थोड़ा वेट कम किया है? फिर उसने खुद को मोटिवेट करते हुए कहा, आज मैं बेस्ट करूंगा। आगे वो बाहर रनिंग के लिए जाता है। दौड़ते हुए वो सोचता है, आज मैं थोड़ा लाइट कार्डियो करूंगा और साथ में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर लूंगा। जब वो दौड़ रहा था, एक लड़की उसके पास से गुजरी। उस लड़की ने सोचा, ये लड़का, क्या वो फिर से दौड़ रहा है? जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि कोई वाइल्ड बॉर आ रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखूं तो उसका शरीर पहले से काफी पतला और फिट हो गया है। आगे वो पुलअप्स कर रहा था। उसकी मसल्स में काफी पेन हो रहा था, लेकिन वो अपनी लिमिट्स को पार करने के लिए अपनी बॉडी को और पुश कर रहा था। वो लड़की भी उसे गौर से देख रही थी। थोड़ा वर्कआउट करने के बाद जब वो पानी पीने गया तो वो लड़की सेमिन के पास आई और बोली, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं आपको काफी देर से देख रही हूं, आपकी लगन बहुत खास है। सेमिन ने उससे कहा, ठीक है, पर मैं अब जा रहा हूं। वो लड़की गुस्से में सोच रही थी, मैंने उससे बात करने के लिए इतनी मेहनत की और वो ऐसे ही चला गया। जैसे ही सेमिन ने दोबारा रनिंग शुरू की, उसने एक हल्की रेडर की खुशबू महसूस की जो उस लड़की से आ रही थी। सेमिन को लगा कि वो लड़की कम से कम ब्लू मार्क रेडर होगी, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक आम इंसान से बहुत ज्यादा थीं। सेमिन अपने ट्रेनिंग डेज को याद कर रहा था, जब उसने सीखा था कि रेडर्स और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। रेडर्स के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो कभी पार नहीं की जा सकती। तभी वो लड़की फिर से उसके पास आई और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे फैट अंकल कह दिया। वो लड़की कहने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सेमिन को यह सुनकर गुस्सा आता है। रात को सेमिन अपने अपार्टमेंट वापस आता है और अपने लैपटॉप पर अपने डेली अपडेट्स देखता है। उसने ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पर लियाना का एक पोस्ट देखा और सोचने लगा कि जब उसने पहली बार लियाना से मुलाकात की थी तो वो काफ़ी स्केरी लगी थी, लेकिन जब उसने लियाना का असली स्वभाव देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो बहुत ही काइंड और समझदार है। इसके बाद उसने अपना वेट चेक करने के लिए अपना क्वेस्ट देखा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो फाइनली 100 किलोग्राम का लक्ष्य पार कर लेगा, लेकिन जब उसने स्केल पर देखा तो वो 100.02 किलोग्राम दिखा रहा था। सेमिन परेशान हो गया, क्योंकि उसे अभी भी 0.02 वजन कम करना था। वो सोचने लगा, वजन थोड़ा और कम करने के लिए उसे कुछ और करना होगा। वो बाथरूम गया, ये उम्मीद करते हुए कि वजन कम हो जाएगा। बाथरूम जाने के बाद उसने दोबारा क्वेस्ट देखा तो स्केल पर वेट 100.0005 किलोग्राम दिख रहा था। ये देखकर वो और गुस्से में आ गया। उसने सब कुछ कर लिया ताकि वो अपना वेट फाइनली 100 किलोग्राम से कम कर सके। जैसे ही स्केल ने 99.9 किलोग्राम दिखाया, सेमिन को अपने क्वेस्ट का रिवॉर्ड मिल गया, जिसमें उसे 100 पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स की मदद से वो लेवल 2 तक पहुंच गया। अब उसके पास टिप बोर्ड का एक्सेस था, जहां पर कई पोस्ट उपलब्ध थीं। सिस्टम ने बताया कि टिप बोर्ड पर एक पोस्ट पढ़ने का कॉस्ट 100 पॉइंट्स है, जबकि पोस्ट करने का कॉस्ट 200 पॉइंट्स है, और अगर दूसरे लोग आपकी पोस्ट देखते हैं
तो आपको हर व्यू पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सेमिन ने देखा कि एक पोस्ट थी, लर्न टू ग्रो द वर्ल्ड ट्री विथ लियाना, लेकिन उसकी नज़र एक और पोस्ट पर पड़ी जिसका नाम था वॉइड सेवरेंस द्वारा हेवनली डेमन डोगो चोमा। ये पोस्ट एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट की थी और इसमें वॉइड सेवरेंस के बारे में बताया गया था, जो वॉइड एनर्जी को कंट्रोल करने की एक एडवांस्ड टेक्निक थी। सेमिन को ये पोस्ट बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि ये उसके स्किल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती थी। सेमिन ने इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ा और समझा कि ये टेक्निक उसकी मौजूदा हालत के लिए एकदम सही थी। पोस्ट में बताया गया था कि जिन लोगों के मेरिडियंस में ब्लॉकेज होता है उनका एनर्जी फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। ये बिल्कुल उसकी स्थिति से मेल खा रहा था। हालांकि पोस्ट में एक विशेष कल्टीवेशन मेथड दिया गया था जो इस ब्लॉकेज को हटाकर एनर्जी फ्लो को फिर से ठीक कर सकता था। सेमिन ने इसे अपने लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा और सोचा कि अगर वो इसे सही तरीके से अपनाए तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। वो सोचता है कि मैं हमेशा ऑरा को सिर्फ एक ऐसी चीज समझता था जिसे मुझे काबू करना है और जीतना है, लेकिन हेवनली डीमन डॉग को चियोनमा ने ऑरा को एक जीवन के रूप में देखा जिसका अपना अलग इरादा और इच्छा थी। वही सही जवाब था जो हमेशा से था। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सेमिन लगातार अपने ऑरा फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो थककर बैठ जाता है और गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अगर ये तरीका मुझे इस हालत से बाहर निकाल सकता है तो मैं इसे 100 बार भी करने को तैयार हूं, अगर जरूरत पड़े। फिर सेमिन दोबारा से अपने ऑरा फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, फोकस, बस सोचो जैसे एक नीडल में धागा डाल रहे हो, जैसे डोकगो चियोनमा ने मुझे सिखाया था। उन्होंने कहा था, ऑरा पानी की तरह फ्लो करता है और जड़ों की तरह फैलता है। अगर मैं अपने ब्लॉक्ड ऑरा सर्कुलेशन पॉइंट्स पर ध्यान लगाऊं और एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर दूं। सेमिन ने इस मेथड से अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने की कोशिश की। फाइनली वो कामयाब हो जाता है और बहुत थक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं। आगे सीन प्राइवेट रेड ट्रेनिंग एकेडमी टेसुंग एकेडमी में शिफ्ट होता है, जहां कोच हुआंग जोंग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि एक पर्सन आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कोच हुआंग एंट्रेंस की तरफ गया और वहां उसने एक फेमिलियर फेस देखा। वो सेमिन था। सेमिन ने कहा, काफी टाइम हो गया मास्टर हुआंग जोंग। कोच हुआंग सेमिन को देखकर हैरान हो जाता है। वो रोते हुए कहता है, सेमिन, मुझे हमेशा से पता था कि तू ये जरूर करेगा, चाहे रेडर बने या ना बने। अब से मुझे ह्यूंग बुला। चल, इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक लेते हैं। बहुत समय हो गया है। लेकिन सेमिन ने कहा कि वो ड्रिंक के लिए नहीं आया था। वो अपना ऑरा हुआंग को दिखाता है। हुआंग सेमिन का ऑरा देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसने अपने दूसरे स्टूडेंट्स को कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो। हुआंग ने कहा, चलो पहले तुम्हारा ऑरा लेवल मेजर करते हैं। सेमिन ऑरा मेजरिंग मशीन के अंदर था। उसकी आंखें बंद थीं। सेमिन ने अपनी आंखें खोलीं और अपना ऑरा लेवल देखा। अब उसका ऑरा लेवल 1034 हो गया था। वो अपना ऑरा लेवल देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मशीन से बाहर आते ही सेमिन हैरान था कि सिर्फ 1 महीने तक लगातार ऑरा सर्कुलेशन और अल्टीमेट सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने वो हासिल कर लिया जो वो सालों तक नहीं कर पाया था। हुआंग ने सेमिन से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? सेमिन ने बताया कि मैंने बस किसी से मिली एडवाइस को फॉलो किया था, बस देखने के लिए कि क्या वो काम करेगा। हुआंग ने कहा, अच्छा, क्यों ना अब तुम अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करो, एक ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के साथ स्पारिंग करके, जो बहुत ज्यादा घमंडी है और सिर्फ अपने ऑरा लेवल पर डिपेंड करता है, और ये एक अच्छा मौका होगा उसे रियलिटी दिखाने का। मुझे यकीन है तुम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। सेमिन ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के ट्रेनिंग हॉल में, जहां सेमिन स्टेज पे खड़ा है अपने ओपोनेंट यूजिन के साथ। जिन ने हुआंग से पूछा कि सेमिन की ऑरा लेवल क्या है, और हुआंग ने जवाब दिया कि वो 1000 के आसपास है। अब जिन को लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से सेमिन सिर्फ एक न्यूबी लग रहा था जो बस 1000 लेवल तक पहुंचा है। फिर वो सोचता है, क्या ये हुआंग का पसंदीदा डिसाइपल है? दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं।
फाइट के लिए। मैच शुरू होता है और जिन ने तुरंत सेमिन पर अपने ऑरा से अटैक किया, लेकिन सेमिन ने इजीली उसके अटैक को डॉज कर लिया और एक जबरदस्त पंच जिन के चेहरे पर मार दिया। फिर सेमिन को समझ आता है कि जिन कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि पंच लगते ही सेमिन को किसी दीवार की तरह फील होता है। और फिर जिन टीज करते हुए बोलता है, क्या सब ठीक है? सेमिन थोड़ा पीछे हो जाता है और जिन उसकी बेसिक स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन वो चुपके से अपना नेक्स्ट मूव प्लान करता है। जिन आगे बढ़ता है, अपनी फोर्स बढ़ाता है और सेमिन को एक जोरदार किक मार देता है। सेमिन ने किक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा रिंग से टकरा गया। जैसे ही जिन ने सेमिन पर फिर से अटैक किया, सेमिन ने उसके पैर को पकड़ लिया और अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक का यूज करके उसे गिरा दिया। अब जिन की हालत खतरनाक हो गई थी। वो अपने दूसरे पैर से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेमिन तुरंत पीछे हट गया और जिन के मूव से बच गया। सब स्टूडेंट्स वहां हंस रहे थे, क्योंकि उसने हवा में किक मारी थी। शर्मिंदा होते हुए जिन जल्दी से उठा और फिर से सेमिन के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। गुस्सा होकर जिन आगे बढ़ा और पंच मारने की कोशिश की, पर सेमिन वक्त पर झुका और जिन को अपरकट मारा, जो जिन को स्टेज के फ्लोर पर गिरने पर मजबूर कर दिया। जिन को उठने का मौका मिलने से पहले सेमिन ने अपने पैर जिन के आसपास लपेट लिए और उसका हाथ पकड़कर आर्म बार लगा दिया। गुस्से में जिन ने अपने हाथों में एक स्ट्रांग ऑरा डाला और सेमिन को पंच मारने की कोशिश की। बाकी स्टूडेंट्स और हुआंग घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन का ऑरा कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सेमिन शांति से, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए, जिन का हाथ तोड़ देता है।